93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। शिवम सो चुका था जब रात तकरीबन 1 बजे उसके पुराने दोस्त आकाश का फोन आया। शिवम ने फोन उठाया तो घबराई सी आवाज में आकाश ने कहा, भाई मैं वापस आया हूं, पुराने फ्लैट में जहां पर हम रहते थे वहीं पर हूं। तुझसे बहुत जरूरी एक मदद चाहिए, प्लीज अभी आ जा, बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। शिवम और आकाश कॉलेज के वक्त साथ ही रहते थे, एक फ्लैट लेकर। आकाश के पापा इस दुनिया में नहीं थे। कॉलेज के बाद आकाश वापस दिल्ली चला गया अपनी मां के पास और शिवम यहीं रह गया। आईटी सेक्टर में नौकरी ज्वाइन करके बैंगलोर में ही शिफ्ट हो गया। 2 दिन पहले ही आकाश का बर्थडे भी था और वो कुछ महीनों से कह भी रहा था कि वो दिल्ली से बैंगलोर शिफ्ट होना चाहता है। शायद इसी सिलसिले में आया होगा। यही सोचकर शिवम ने बाइक उठाई और निकल पड़ा आकाश के पास और कुछ ही देर में उसके घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर डोरबेल बजाने गया तो देखा दरवाजा खुला ही था। अंदर घुसा तो देखा सामने सोफे पर कॉलेज के दिनों की ही तरह आकाश लेटा हुआ था। शिवम ने आकाश को आवाज लगाकर पुकारा तो आकाश उठा। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। शिवम ने पूछा कि क्या हुआ, क्या मदद चाहिए? तो आकाश ने सब कुछ बताना शुरू किया। 2 दिन पहले की बात है, मेरा बर्थडे था ना, तो मां ने बहुत कुछ बनाया था मेरे लिए। 25th बर्थडे पर जबरदस्ती ज्यादा खिला दिया मुझे। मैं तो कुछ ही देर में जाके सो गया, लेकिन फिर बड़ी जोर की प्यास लगी तो मेरी नींद खुली। पूरे बदन में एक अजीब सी जलन हो रही थी। सर में भयानक दर्द था कि जैसे सर फट जाएगा मेरा उसी पल। मैं उठकर पानी पीने कमरे से बाहर निकलकर फ्रिज के पास गया कि तभी मां के कमरे से कुछ अजीब सी खुसफुसाने की आवाजें मुझे सुनाई दी। मैंने हाथ के पास रखा छुरा उठाया और दबे पांव धीमे धीमे मां के कमरे की ओर जाने लगा। दरवाजा खुला ही था और कमरे में मोमबत्तियां जल रही थी। मैंने पलट के देखा कि पूरे घर में रोशनी थी, नाइट बल्ब भी जल रहे थे। फिर मां के कमरे में मोमबत्तियां क्यों जल रही थी? दरवाजे से अंदर झांका तो देखा मेरी मां फर्श के चारों तरफ 4 कोने में मोमबत्तियां जलाए, बीच में एक सितारा बनाकर उस पर मेरी ही शर्ट रखकर कुछ खुसफुसाकर बार बार बोल रही थी और रह रहकर पानी के कुछ छींटे मेरी शर्ट पर मार रही थी। जितनी बार मां ने पानी के छींटे मारे, मेरा बदन ऐसे जला जैसे मुझे किसी ने गर्म चिमटे से जलाया हो। मां की खुसफुसाहट अब तेज होती जा रही थी और साथ साथ पानी फेंकना भी। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बुरा हाल था मेरा, जैसे किसी ने मेरे होंठ सिल दिए हों। इतने में ही मां उठकर खड़ी हुई, पूरा कटोरा उठाया और मेरी शर्ट पर चिल्लाते हुए उड़ेल दिया और मैं ये सब देखकर वहीं होश खोकर गिर पड़ा। सुबह जब आंख खुली तो मैं बिस्तर पर बड़े आराम से सो रहा था। मां चाय लेकर आई तो मैंने मां से पूछा कि वो कल रात क्या कर रही थी। मां ने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहा है तू? चल उठ जा, ऑफिस नहीं जाना तुझे?
मैंने उस दिन छुट्टी ले ली, ऑफिस नहीं गया। मां जब दोपहर में बाहर कुछ खरीदारी करने निकली तो मैं छुप के छत पर सिगरेट पीने गया तो देखा मेरी वही शर्ट जो उस रात मैंने देखी थी वो सूख रही थी। एक अजीब सी बदबू थी उसमें। पास जाकर देखा तो उस शर्ट में छोटे छोटे कई छेद बने हुए थे। पता नहीं क्या सूझा मुझे। मैं तुरंत नीचे भागा अपने कमरे की ओर और कमरे में जाकर शर्ट उतारकर जब शीशे में देखा तो मेरे पूरे बदन में छाले पड़े हुए थे। आकाश ने आगे बताया, मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मेरे बदन में जलन उन छालों की वजह से हो रही थी और दर्द तो ऐसा हो रहा था जैसे हड्डियों को किसी ने मार मार कर चकनाचूर कर दिया हो। अब मुझे इतना यकीन तो हो गया था कि वो सपना नहीं था, सच था। बस समझ में ये नहीं आ रहा था कि मेरी अपनी मां। खैर, मैं सीधा कमरे में गया। कमरा बिल्कुल नॉर्मल सा था जैसा मैं बचपन से देखता आया था। सामने सामने जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैं अलमारी खोलने को आगे बढ़ा। अलमारी के दरवाजे को मैं खोलता इससे पहले ही बगल के दीवार पर लगी हुई मां की पेंटिंग गिर के टूट गई और उस आवाज ने मेरी बढ़ी हुई धड़कनों के बीच बिल्कुल करीब करीब मेरी धड़कनें रोक ही दी थी। लेकिन पीछे पलट कर देखा तो वापस मेरी ही चौंकने की बारी थी, क्योंकि जिस पेंटिंग को मैंने सोचा कि गिरकर टूट गई थी वो दीवार पर वैसी की वैसी लगी हुई थी। मैंने माथे का पसीना पोंछा, इधर उधर देखा तो सब कुछ ठीक था। कमरे में कुछ भी टस से मस नहीं हुआ था वहां। इसलिए मैंने दोबारा हाथ आगे बढ़ाया अलमारी का दरवाजा खोलने के लिए। कमरे के कोने में टीवी के सामने रखी रॉकिंग चेयर के चलने की आवाजें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं झट से पलटा तो देखा कुर्सी बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। मैं वापस पलटा तो दोबारा मैंने पलट के कुर्सी को घूरा जैसे मैं कुर्सी नहीं किसी इंसान को घूर के गुस्सा दिखा रहा हूं। और उसके बाद दोबारा अलमारी खोलने को पलटा तो मेरी घूरती हुई नजरों का जवाब मुझे मिला। मैंने एक झटके से पलट कर देखा तो कमरे में किसी चीज का टूटना या हिलना तो दूर, कमरे में हवा तक नहीं थी। मैं वापस पलटा अलमारी खोलने को तो इस बार मैं पलटा नहीं पीछे। मैंने अलमारी के दरवाजे का हैंडल पकड़ा और एक झटके से दरवाजे को खोला। पलंग उड़ता हुआ किसी तिनके की तरह आकर अलमारी को तोड़ता हुआ मेरे सर के ऊपर से सीधा अलमारी में घुस गया। मेरी धड़कनें और सांसें किसी रेस के घोड़े की दौड़ने की रफ्तार से भाग रहे थे। मैं
दौड़ता हुआ कमरे से बाहर भागा और बाहर 4 कदम ही गया था जब सामने से आती मेरी मां से भिड़ गया। तो मां ने कहा, अरे ये पागलों की तरह कहां भाग रहा है तू? मैंने हड़बड़ाते हुए मां से कहा कि उनके कमरे में कोई है, मुझ पे पलंग खींच कर मारा है, मुझे मारने की कोशिश की है। मां के चेहरे पर अचानक मुझे गुस्सा दिखाई दिया। मां ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए अंदर ले गई और दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देख के मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपना सर खुद ही फोड़ लूं तो बेहतर होगा, क्योंकि पूरा कमरा एकदम ठीक पहले जैसा ही था। कमरे की एक भी चीज इधर से उधर नहीं थी। मैं बिना कुछ बोले ही पलट के वापस अपने कमरे में जाने को हुआ तो मां ने पीछे से कहा, आइंदा मेरी अलमारी मुझसे पूछे बगैर खोलना तो दूर, छूना भी मत। शिवम को आगे की कहानी आकाश ने बताई। मैंने मां से पूछा कि मां को कैसे पता कि मैंने अलमारी खोली थी, क्योंकि मैंने सिर्फ पलंग वाली बात ही बताई थी मां को। तो मां ने उंगली अलमारी की तरफ कर दी। अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और हिल रहा था। मैं चुपचाप सर झुकाए निकल गया वहां से। मैं मां से पूछना तो चाह रहा था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गया। उस रात मैंने खाना भी नहीं खाया और हैरानी की बात यह है कि मां ने भी कुछ नहीं कहा। मैं रात को भूखे पेट ही सोने की कोशिश कर रहा था जब आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंत्र पढ़ के गरम तवे पर पानी के छींटे मार रहा था। मैं पहले तो नजरअंदाज कर गया, लेकिन आवाजें बढ़ती गई तो आखिरकार मैं उठा और आवाज का पीछा करने लगा। जैसे जैसे मैं मां के कमरे की ओर कदम बढ़ा रहा था, आवाज बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मां के कमरे के बाहर खड़ा था मां की आवाज, और वो गर्म तवे पर पानी के छींटों की आवाजें बहुत तेज हो गई और मेरे दरवाजे को खोलते ही मां अपने पलंग पर सुकून से सो रही थी। कमरे में अंधेरा था और कहीं ना तो कोई तवा था और ना ही कोई पानी के छींटे। मुझे ऐसा लगा जैसे अब तक हुआ सब कुछ ही शायद एक बुरा सपना था। मैं चुपचाप बड़ी थकान सी महसूस करता हुआ, बदन में थोड़ी जलन और थोड़ा दर्द लिए अपने कमरे में आकर लेट गया और लगभग तुरंत ही मुझे नींद भी आ गई। नींद में ही एक आवाज ने मुझे फिर से जगाया। मैंने आंखें खोली तो नींद और अंधेरे में कुछ साफ तो नहीं दिखा, लेकिन इतना समझ में आ गया कि कमरे में मैं अकेला नहीं हूं। मैंने आंखें अच्छे से मली तो सामने जो देखा वो कोई भी देखता तो शायद डर के मारे मर जाता, लेकिन पता नहीं मैं कैसे बच गया। मैंने देखा कि मैं खुद ही वहां बैठा मंत्र पढ़ता हुआ
एक अंगीठी पर जलते गर्म तवे पर रह रहकर पानी के छींटे मार रहा था और मुझे देखते ही उसने एक पानी का कटोरा गर्म तवे पर डाल दिया। मैं वहां से उछलकर सीधे कमरे के बाहर कूदा और भागता हुआ मां के कमरे में आया तो देखा मां कमरे में नहीं थी। वहां से निकलने को पलटा तो पीछे अलमारी के अंदर से मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं दबे कदमों से उस अलमारी की बढ़ा बढ़ा और अलमारी का दरवाजा खोलकर सच्चाई देखी तो खुद के हाथ पांव ही किसी मुर्दे के जैसे ठंडे पड़ गए थे। मैंने देखा कि मेरी मां अलमारी के नीचे वाले ताक पे काले कपड़े पहने बैठी मेरी उस छलनी हो चुकी शर्ट पे खुसफुसाती हुई पानी के छींटे मार रही है और उस पर पड़ती हर एक बूंद से शर्ट में छेद हुए जा रहे हैं। ये सब देखकर मैं पागल सा हो गया था। मैं वहां से निकल के बाहर की ओर भागा। भागते भागते सीधे घर के दरवाजे तक मैं पहुंच चुका था। मैंने एक बार पीछे पलट के देखा तो मेरी मां उन्हीं काले कपड़ों में जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में उड़ती हुई दरवाजे की तरफ तीर की तेजी से आ रही थी। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला और बाहर भागने को हुआ तो सामने मां सीढ़ियों से ऊपर वैसे ही उड़ती हुई आ रही थी। मैं पलट के छत की सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन 4 ही सीढ़ियां चढ़ी होंगी। मैंने गैलरी की खिड़की से नीचे झांका तो नीचे एक बड़ा सा कूड़े का ढेर था। मैंने आओ देखा ना ताओ नीचे कूद गया उसी ढेर में। उसमें गिरते ही मैं वहां से भागा और सीधा तेरे पास से शहर आ गया। दरअसल मैं बहुत अकेला हो गया हूं, परेशान हो गया हूं बुरी तरह से। बस कुछ ही दिनों में मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे करूं। तू तो मेरा दोस्त है, तू मेरे साथ रहेगा ना? शिवम तो ये सब सुनते सुनते किताबों की पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई बातों को भूल ही गया था। बोलता भी तो क्या, उसने हकलाते हुए कहा, अरे हाँ यार, क्यों नहीं रहूंगा तेरे साथ। तू मेरे साथ शिफ्ट हो जा मेरे फ्लैट पे, यहीं ट्रांसफर ले ले। तेरे लिए तो जान हाजिर है दोस्त। शिवम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आकाश ने हंसते हुए कहा, तो फिर दे देना, वही तो चाहिए मुझे। अब हाथ पैर खौफ से ठंडे होने की बारी शिवम की थी। उसने गौर किया कि आकाश काले कपड़े पहने हुए था। पीछे एक शिवम की टी शर्ट रखी थी जो कॉलेज के दिनों में आकाश के पास रह गई थी। और आकाश ने आगे बोलना शुरू किया। मैं जब घर से भागा तो सड़क पर एक बस मिली। सोचा था कि पास में रहने वाले एक ऑफिस के दोस्त के घर चला जाऊंगा, लेकिन उस बस में भी हर तरफ इन्हीं
काले कपड़ों में मां दिखाई देती रही। तो मैं बचने के लिए बस से कूद गया, लेकिन पीछे से आती एक 4 चक्के वाली गाड़ी ने मुझे कुचल डाला। तेरे अलावा और कोई दोस्त मेरी सारी सच्चाई नहीं जानता, इसलिए इतनी दूर तेरे पास आया हूं। अब तू भी मेरे साथ रहेगा। शिवम आकाश को भौचक्का सा देखता हुआ ही एक एक कदम पीछे बढ़ाता हुआ वापस भागा, तो फ्लैट का दरवाजा खोलते ही सामने शिवम ने देखा कि वो खुद बैठा हुआ है। एक चौकोर बना है फर्श पे, जिसके चारों कोने पर मोमबत्तियां जल रही है, और शिवम की ही शर्ट उसके बीचों बीच रखी है, और शिवम खुद बड़बड़ाता हुआ पानी के छींटे उस शर्ट पे मारता जा रहा है। इधर शिवम की चीखें निकल रही हैं, और कुछ देर के बाद बुरी तरह जले झुलसे शिवम की आंखों के सामने उस दूसरे शिवम ने हंसते हंसते मंतर बड़बड़ाने की अपनी आवाज को तेज किया, और हाथों में पानी का वो कटोरा लेकर पूरे का पूरा पानी उस शर्ट पर उड़ेल दिया। शिवम की एक आखिरी चीख से पूरा का पूरा घर गूंज उठा। मैं हूं प्रवीण, और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।